नमस्कार। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर मैं पुनश्च आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का विषय है कि आरपीएससी के माध्यम से वरिष्ठ अध्यापक की जो बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया है, जो समय अंतराल में निश्चित समय अंतराल के उपरांत उसकी विज्ञप्ति जारी होती रहती है, उसी के परिवेश को लेकर मैं उपस्थित हूं। उसके संदर्भ में किस भांति हम अध्ययन कर सकते हैं, उसकी एक सटीक रणनीति क्या हो सकती है, अथवा पुस्तक सूची जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, अथवा ऐसी पुस्तक सूची जिसको आप नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, तथापि उसमें किस प्रकार उसको परिष्कृत किया जा सके, उसको किस प्रकार एक प्रामाणिकता से युक्त हम विश्वास योग्य बना सके। अभ्यर्थियों के सामने सबसे भारी जो बाधा मैंने अनुभूत की है साथियों, विज्ञप्ति निकलने से लेकर विज्ञप्ति संपन्न होने तक उस पूरी प्रक्रिया में उनके मध्य एक द्वंद्व की स्थिति सदैव विद्यमान देखी है। मैं अधिकांश साथियों में, प्रत्येक विद्यार्थी की मैं नहीं कह रहा हूं साथियों, अधिकांश साथियों की एक समस्या है कि पुस्तक के संदर्भ को लेकर वो कभी भी विश्वसनीयता नहीं रख पाते। अर्थात बारंबार उनके मस्तिष्क में एक चेतना प्रवाहित होती रहती है, वो नई पुस्तक बाजार में अगर उपलब्ध हो गई है तो उसको मंगा लो। जो मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं उसके अंदर क्या, जिस विषय वस्तु जिस पाठ्यक्रम का उल्लेख है उसकी क्या कमोबेश चयन योग्य संपूर्ण सामग्री आदृत है नहीं है, ऐसे बहुत सारे विकल्पों को लेकर वो अदरझूल में रहता है। तो इस प्रक्रिया में आप बने रहे साथियों। इसमें रणनीति और कुछ सावधानियां और पुस्तक सूची सभी का उल्लेख रहेगा। आरपीएससी के माध्यम से जो वरिष्ठ अध्यापक की जो पाठ्यक्रम है उसमें विगत 2 भर्तियों के पाठ्यक्रम में अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, अभी जो आयोजित हुई भर्ती उसके पाठ्यक्रम में और पूर्व की भर्ती, उससे पूर्व की जो भर्ती प्रक्रिया, दोनों के पाठ्यक्रम में अंतर आया है। अभी जो वर्तमान में जो पाठ्यक्रम आरपीएससी ने जारी कर रखा है, अभी उस पाठ्यक्रम का हम अवलोकन करें साथियों, तो मेरे दृष्टिकोण में हिंदी के विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विश्वसनीय जो पाठ्यक्रम है, और वो पाठ्यक्रम ऐसा निर्माण किया है कि आप अगर वरिष्ठ अध्यापक का अध्ययन कर रहे हैं तो वही पाठ्यक्रम, वही विषय वस्तु आपके प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। वो भी सहायक प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इत्यादि में बहुत सारी सामग्री उसी रूप में उपयोग में आएगी। तो साथियों, हम मूल विषय की ओर लौटते हैं। इसलिए अभी का जो पाठ्यक्रम है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यदि आप वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं तो उसी तैयारी से आप प्रथम श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में बहुत अच्छे अपने प्रयासों को रख सकते हैं। उसी तैयारी के साथ में आप सहायक प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी एवं केवीएस इत्यादि भर्ती प्रक्रिया के लिए आप समान रूप से एक बहुत ही श्रेष्ठ रूप में अपनी प्रतिस्पर्धा को सामने रख सकते हैं, अपनी अव्वलता को आप सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं साथियों। उससे पहले एक जानकारी, 27 जुलाई से मानस पाठशाला ऐप पर हमारा एकदम नया और प्रथम बैच साथियों मूल पुस्तकों से निर्मित और एक विशेषज्ञ के माध्यम से जो पाठ्यक्रम है वो आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञ के माध्यम से, जिन्होंने हिंदी विषय को जिया है, उसके माध्यम से प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी का मानस पाठशाला ऐप पर, साथ ही टेस्ट सीरीज निःशुल्क है, जिसमें आपको विषय वस्तु को लेकर गहन अध्ययन करवाया जाएगा। और प्रथम श्रेणी के पाठ्यक्रम से भी आप सहायक प्रोफेसर, नेट जेआरएफ उत्तीर्ण कर सकते हैं। वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ने मात्र से आप बहुत सारी भर्ती प्रक्रियाओं में अपने जो श्रेष्ठता उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये आप जुड़ सकते हैं इस पाठ्यक्रम से। मानस पाठशाला है, चाहे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उससे आप जुड़ सकते हैं। अब हम मूल विषय की ओर लौटते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो इसकी तैयारी के संदर्भ में साथियों जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुस्तक सूची किस प्रकार की रहे, तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। पाठ्यक्रम, और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं साथियों, तो इससे पूर्व में एक श्रेष्ठ और महनीय कार्य आप पूर्व में संपन्न कर ले। पाठ्यक्रम को अवश्य देखें, एक बार पाठ्यक्रम को देखें और वीडियो को देखें। इससे आपकी दोहरी और श्रेष्ठ और जो विश्वसनीय एवं जो आपको याद करने योग्य की जो भूमिकाएं है वो तैयार होगी और आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। पाठ्यक्रम के संदर्भ में करें तो वर्तमान में जारी आरपीएससी के पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है व्याकरण, और द्वितीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक जो समीचीन है वो है व्याकरण। दूसरा है साथियों स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, और तृतीय साथियों हिंदी शिक्षण विधि। ये पाठ्यक्रम है साथियों। व्याकरण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में सबसे अधिक जो श्रेष्ठता का विषय अपने को तैयार करना है वो व्याकरण। व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, या तो तृतीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया और द्वितीय श्रेणी भर्ती प्रक्रिया दोनों में अत्यंत महत्वपूर्ण, और इसका जो भारांश है वो भी अधिक रहता है। आप जैसे स्कूल व्याख्याता की तरफ जाएंगे, सहायक प्रोफेसर की तरफ जाएंगे, व्याकरण का जो भारांश है वो कम होता जाएगा, और साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र का और शास्त्रीय विधानों का जो भारांश है वो अधिकाधिक होता जाएगा। व्याकरण के संदर्भ में देखिए साथियों, तो व्याकरण के लिए लगभग जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसके स्नातक के पाठ्यक्रम को हम देखें तो इसमें एक तो साहित्य का इतिहास, आप अच्छे से पाठ्यक्रम को लिख देता हूं, फिर मैं पुस्तक सूची के संदर्भ में बताऊंगा। साहित्य का इतिहास, दूसरा है साथियों इसमें जिस क्रम में दे रखा है उस क्रम का हम अनुकरण करते हैं साथियों। सबसे पहले क्रमानुसार दे रखा है इसके अंदर भारतीय काव्य शास्त्र, ताकि आपको समझने में सहूलियत रहेगी, जो नए विद्यार्थी उनके लिए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। भारतीय काव्य शास्त्र, और भारतीय काव्य शास्त्र में रस, छंद, अलंकार, शब्द कृतियां इत्यादि निहित है। दो के अंदर साथियों साहित्य का इतिहास, भाग 3 इसके अंदर हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा लिख देता हूं संक्षेप रूप में। और भाग 4 है साथियों वो है अपने गद्य एवं पद्य पाठ। ये एक पाठ्यक्रम है। सबसे पहले पाठ्यक्रम में भाग 1 है साथियों, अ भाग कर देते हैं। अ भाग में व्याकरण का निवेश है। जो ब भाग है उसमें स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम है, जिसको लगभग 4 भागों में विभाजित किया गया है। और स भाग है वो उसमें हिंदी शिक्षण विधियां सम्मिलित है। और बड़ा भाग है वो भाग ब है, जिसमें 4 भाग है। इसमें भारतीय काव्य शास्त्र, साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा और गद्य पद्य के पाठ। अब इसमें जो प्रश्न पत्रों की जो प्रकृति है साथियों वो समझे कि लगभग 50 के इर्द गिर्द, हो सकता है 40 से 55 के बीच में रहे, एक अनुपात रहे। व्याकरण में 50 के इर्द गिर्द प्रश्न, साहित्य के इतिहास में लगभग 45 के इर्द गिर्द प्रश्न पूर्व वाले पाठ्यक्रम में आए थे, पूर्व वाले प्रश्न पत्र में। भारतीय काव्य शास्त्र से लगभग 15 के इर्द गिर्द ये प्रश्न आए थे। हिंदी भाषा में 4 से 5 प्रश्न थे, और गद्य और पद्य में 20 के इर्द गिर्द थे, और हिंदी शिक्षण विधियों में लगभग 20 प्रश्न। एक बार योग करके देखते हैं, 50 और 60 साहित्य की इतिहास, 50 और 60 हो गए 110, 110 और 40 155 के लगभग। तो अब इसमें आप 2-4 प्रश्न कम हो सकते हैं व्याकरण के अंदर, मेरे दृष्टिकोण से जहां तक हो सकता है 45 से 50 के मध्य। ये एक पूर्व वाला जो पाठ्यक्रम है, पूर्व वाला जो प्रश्न पत्र, उसका एक कल्प मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें किस प्रकार की प्रश्नोत्तरी रही थी। इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर संभव है 40 से 50 के बीच में एक अनुपात रह जाए, और स्नातक स्तर के संदर्भ में भारतीय काव्य शास्त्र में 10 से 15 रह जाए। या हो सकता है, मैंने देखा था कुछ समय पूर्व में, तो यह आंकड़ा 10 से 15 के बीच में भी रह सकता है। साहित्य का इतिहास है उसमें 40 से 50 के मध्य मानिए। हिंदी शिक्षण विधियां उसमें 20 के इर्द गिर्द प्रश्नोत्तरी रहेगी। उसमें हो सकता है उस प्रश्न पत्र में 2-5 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये एक अनुमान रहा है। इसमें खंडवार किसी भी प्रकार का अंक विभाजन आरपीएससी के माध्यम से नहीं किया गया था। ये थोड़ी सी तकलीफ का विषय मुझे लगा। इसमें खंडवार विभाजन होता था और सहूलियत अभ्यर्थी को रहती है। तथापि अपने को प्रत्येक बिंदु से बिंदु अध्ययन करना है।
इसलिए ज्यादा अपने लिए विचार करने योग्य विषय नहीं है। तो ये 4 भाग मैंने बता दिए साथियों, इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। सबसे पहले व्याकरण। मैं पुनश्च आपको कहना चाहूंगा साथियों, इस चीज का आप सदैव ध्यान रखें, सदैव इस चीज को स्मरणीय रखें कि आप अब जो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएं हैं उसमें आवश्यकता है एवं अनिवार्यता है आप 2 पुस्तकों से किसी भी ज्ञान को अर्जित करें। किसी भी विषय वस्तु को आप तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 2 पुस्तकों का उपयोग करें। 2 पुस्तकें इसलिए अनिवार्य है कि यदि कोई एक पुस्तक है उसमें कोई जो विषय सामग्री है वो कम दे रखी है तो दूसरी विषय वस्तु में वो सामग्री मिल जाएगी। ऐसे करके एक संतुलित सामग्री उसका निर्माण हो जाता है। एक विषय यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है एवं बताने योग्य है कि एक पुस्तक को यदि हम पढ़ते हैं, एक बिंदु को पढ़ लेते हैं किसी एक पुस्तक से, तो 80% के लगभग विषय सामग्री तैयार हो जाती है। तदुपरांत जब हम दूसरी पुस्तक को स्पर्श करते हैं, उसको हम उसका अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं, तो हमें नए और अलग से मिली हुई सामग्री 20% मिलती है। तो व्याकरण के संदर्भ में अगर कहें साथियों तो कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण है इसमें से काफी प्रश्न मिलते हैं। अब यहाँ एक विषय उभरता है कि कौन सी पुस्तक पढ़े व्याकरण की। अभी वर्तमान में एक ही स्मृति रखें, आप एक ही प्रकार का संज्ञान रखिए। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर जो विषय जो हिंदी व्याकरण की पुस्तक संचालित है उसको पढ़े। यद्यपि एक सार संक्षेप में रूप में ये पुस्तक है, तथापि चूंकि इस पुस्तक को आरपीएससी ने अपने पाठ्यक्रम के अंदर उच्च माध्यमिक स्तर निहित कर रखा है, तो उच्च माध्यमिक स्तर निहित होने के कारण यह पुस्तक है सदैव अपरिहार्य, महत्वपूर्ण हो जाती है एवं उपयोगी हो जाती है। तो ये पुस्तक आप पढ़ें। दूसरा आप चाहे तो साथियों के सामान्य से गाइड वगैरह पढ़ने में विश्वास रखते हैं तो राघव प्रकाशन या हिंदी व्याकरण माला, हिंदी व्याकरण माला विमलेश शर्मा, डॉक्टर विमलेश शर्मा और केआर मैया, विमलेश शर्मा और केआर मैया दोनों सहायक प्रोफेसर पदासीन हैं। तो हिंदी व्याकरण माला और राघव प्रकाशन की पुस्तक, इनमें से एक पुस्तक आप चयन कर सकते हैं। अब यहाँ एक विषय उभरता है कि आपने कोई गाइड वगैरह ला रखी है, कोई आप गाइड पढ़ रहे हैं या आपके निकट नोट्स है, तो उससे भी आप काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर मेरे दृष्टिकोण से ये जो 3 सामग्री आप आवश्यकता पढ़े वरिष्ठ अध्यापक के दृष्टिकोण से। और चौथा एक और बताऊंगा मैं, दिशा 2020, दिशा 2020 हिंदी व्याकरण के लिए राजस्थान में अब तक आयोजित भर्ती प्रक्रियाओं में जितने भी पूर्व की भर्तियों के प्रश्न उत्तर हैं उनका सार संकलन बहुत अच्छे से दे रखा है व्याख्या के साथ में। इसमें त्रुटियां भी मिलेगी आप, किंतु आप पढ़ते जाएं और त्रुटियों का संधान करते हुए आगे बढ़े। अब पुनः मैं बताता हूं व्याकरण के संदर्भ में कक्षा 9 से 12 तक की आप व्याकरण पुस्तक आवश्यक एवं अनिवार्यतः अध्ययन करें। दूसरा ये 2 पुस्तक मैंने बताई है, और ये 2 पुस्तक बताने के पीछे भी मेरा प्रमुख ध्येय है कि अधिकांश विद्यार्थियों में अत्यंत लोकप्रिय है और लोकप्रिय होने के कारण सहजता भी रहती। तो इन 2 पुस्तकों में से एक आप चयन कर सकते हैं, गाइड या एक नोट्स है उसमें से आप पढ़ लें, और दिशा 20 और हिंदी व्याकरण ये अभ्यास के लिए पुस्तक है। अब आपको लग रहा होगा कि विषय सामग्री बड़ी है, पर ये बड़ी सामान्य सी विषय सामग्री, बहुत अधिक विषय सामग्री नहीं है। इसमें विषय सामग्री का आधिक्य नहीं है, क्योंकि 9वीं से 12वीं वो सामान्य स्तर की पुस्तक है। गाइड या नोट्स आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं, एक पुस्तक, ये 3 ही पुस्तक, ये तो अभ्यास पुस्तिका है साथियों। अब बात आती है कि कुछ साथियों के ये भी विषय रहता है कि इसमें संदर्भ पुस्तक की भी नहीं है साथियों। ये बाजार में प्रचलित गाइड है, इसमें संदर्भ पुस्तकों के नाम पर केवल और केवल एक हिंदी व्याकरण माला है जो कक्षा 9 से 12वीं तक संचालित होती है। ये है, इसमें हम प्रामाणिक तरीके से विश्वास कर सकते हैं। यद्यपि इनमें भी त्रुटियों की नगण्य रूप में त्रुटियां विद्यमान हैं, तथापि प्रामाणिकता अगर आप आपत्ति वगैरह दर्ज कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसको उपयोग में ले सकते हैं, किंतु इनको आप संदर्भ रूप में वहां पर उपयोग में नहीं दर्शा सकते। तो किसी विद्यार्थी के मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे मूल पुस्तकें पढ़नी है, तो मूल पुस्तकों के लिए फिर आप कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है
उसका अध्ययन कर सकते हैं। कामता प्रसाद गुरु की व्याकरण पुस्तक है, उसका अध्ययन करें, क्योंकि प्रामाणिकता की दृष्टि से और उदाहरणों की दृष्टि से अभी भी बहुत सारे प्रश्न हूबहू बनते, क्योंकि विवाद बहुत अधिक हो रहे हैं। तो विवाद से बचने के लिए जो अधिकांश जो विशेषज्ञ है वो कामता प्रसाद गुरु और हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग हरदेव बहारी की पुस्तक, इन दो का उपयोग करते हैं। हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग हरदेव बहारी की पुस्तक है, और दूसरा है जो हिंदी व्याकरण की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कामता प्रसाद गुरु है, उसका उपयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे संदर्भ पुस्तकें पढ़नी है, तो ये दो पुस्तकें आप मंगा सकते हैं, ये संतुलित और बहुत अच्छी पुस्तकें। और आपको लगता है कि इन दो के अलावा मुझे अन्य बतानी है, तो सीबीएसई माध्यम जो केंद्रीय जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके अंदर वर्तमान में जो संचालित जो व्याकरण पुस्तक है कक्षा 9 से 12, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण, सार गर्भित, उपयोगी एवं विद्यार्थियों में प्रसिद्ध एवं प्रिय पुस्तक है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप चाहे तो साथियों ये जो 4 आंकड़ा है उनमें एक आंकड़े के रूप में चाहे तो आप इनको और इनमें से एक को हटा के सीबीएसई वर्तमान में जो कक्षा 9 से 12वीं तक जो पुस्तक संचालित होती है व्याकरण को लेकर, उसका उपयोग हो सकते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम वाले उसका उपयोग भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इन 4 को इस रूप में संतुलित करते हुए आप अपने अध्ययन को कर सकते हैं। अब बात आती है कि इतनी पुस्तकें आवश्यक क्यों है, क्योंकि उदाहरण पढ़ने पड़ेंगे। आपने संधि आप किसी भी पुस्तक से पढ़ेंगे, संधि समझ में आ जाएगी, समास समझ में आएंगे, किंतु उसके उदाहरण आप जितने पढ़ोगे उतने कम है। उदाहरणों से ही व्याकरण पर विशेषज्ञता अर्जित होती है। हमने अगर उदाहरण जितने अधिक मात्रा में देखे हैं, हमारी जो समझ और व्याकरण में नियंत्रण की क्षमता उतनी अभिवृद्धि करेगी। जितने उदाहरण उतने आप अध्ययन करो। संधि में बहुत सारे अपवाद वाले प्रश्न रहते हैं, उनको अलग से तैयार करो, छटनी करो। ये है साथ, ये 4 पुस्तकें मैंने बता दी। मूल पुस्तकों के रूप में आप चाहे तो कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। हिंदी शब्द अर्थ एवं प्रयोग हरदेव बहारी की उस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर संचालित जो व्याकरण की पुस्तक है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ एक प्रसंग उभरता है कि ये पुस्तकें समान रूप से आपके लिए प्रथम श्रेणी के लिए भी उपयोगी है और द्वितीय श्रेणी दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी। इन पुस्तकों को पढ़ने के उपरांत प्रथम श्रेणी के लिए भिन्न रूप से कोई पुस्तक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आप एक पुस्तक जोड़ सकते हैं, जो आप चाहो तो कामता प्रसाद गुरु या हरदेव बहारी की। ये व्याकरण का जो भाग वो संपन्न हो गया। और आवश्यक रूप से आप अभ्यास अवश्य करें। ये दिशा 2020 है, इससे आप अभ्यास कर सकते हैं। और भी कोई बाजार के अंदर प्रचलित कोई विषय सामग्री है जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बहुत अच्छा संकलन एवं संग्रह दे रखा मूल पुस्तकों से निर्मित है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसके उपरांत दूसरा भाग आता है साथियों अपना स्नातक स्तर का। स्नातक स्तर के अंदर सबसे पहले है साथियों काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के लिए क्या पुस्तक अध्ययन करें? तो सबसे पहले तो अलंकार पारिजात, नरोत्तम दास स्वामी जी की, नरोत्तम स्वामी की ये प्रसिद्ध पुस्तक है और विद्यार्थियों में अत्यंत प्रिय और पुस्तकालयों में सहज उपलब्ध हो जाती है। ये पुस्तक आप पढ़े। उसके साथ में एक पुस्तक और पढ़ सकते हैं, चाहे आप तो रस छंद एवं अलंकार, रस छंद अलंकार और अन्य काव्यांग, और अन्य काव्यांग। ये पुस्तक है डॉक्टर वेंकट शर्मा की, डॉक्टर वेंकट शर्मा की, डॉक्टर वेंकट शर्मा इनकी पुस्तक है। ये 2 पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। 2 पुस्तकें और लिखा देता हूं, चयन केवल 2 पुस्तकों का करना है। पहले तो आप इसको प्राथमिकता प्रदान करने, इसको पढ़ना ही है। दूसरा आप चाहो तो इसको उपयोग में ले सकते हैं, चाहे आप काव्यांग प्रभा जो जिसके जो लेखक है वो नवीन नंदवाना है, नवीन नंदवाना। एक हेतु भारद्वाज की काव्यांग विवेचन नाम से एक पुस्तक आती है, हेतु भारद्वाज की, भारद्वाज।
ये पुस्तकें आप समझ के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, याद रखिए, ताकि ये पुस्तकें भी ऐसी बाजार में प्रचलित है, ताकि बार बार आपको किसी को पूछना नहीं पड़े। इन 3 पुस्तकों में से एक पुस्तक का चयन करें, और आपको लगता है समय अधिक है तो आप प्लस एक और कर सकते हैं। पर एक पुस्तक अलंकार पारिजात पढ़े और दूसरी आप सुविधा अनुसार एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। पर आपके 4 ही बिंदु है मुझे लगता है, जहां तक अलंकार, छंद, शब्द, शक्ति, ये जो रस, ये जो 4 है, इसमें से आप उदाहरण देख ले, 2 पुस्तक आपको उपयोग में ले। जो ये चारों पुस्तकें हैं अत्यंत महत्वपूर्ण और विद्यार्थियों में लोकप्रिय पुस्तक है, और प्रामाणिक पुस्तकों की श्रेणी में ये पुस्तकें आती है। इन 4 पुस्तकों में से 2 पुस्तकों का चयन करें, अलंकार पारिजात एक कर ले, इन 3 में से एक कर ले, कोई से भी ले ले, चाहे ये लो चाहे ये लो, ये 3 ले। इसके अलावा बाजार में अगर आपको गाइड रूप में लेना है, ये चारों प्रामाणिक पुस्तकें गाइड रूप में लेना है, तो आप मिश्रा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वो भी गाइड रूप में बाजार में अच्छी प्रचलित है, उसका उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी उसके बारे में कहते रहते हैं, इसलिए ज्ञात है, अच्छी पुस्तक है। यद्यपि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है, पर देखी है, उसमें संतोषजनक अच्छी सामग्री लगी है मुझे। तो आप भिन्न रूप में देखना चाहिए तो काव्य शास्त्र के रूप में मिश्रा पब्लिकेशन आप ले सकते हैं, उससे प्रकाशित पुस्तक का। बाकी इनमें से 4 में से 2, बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देख के उसके बाद में निष्कर्ष निकाले, पहले नियता आप नहीं निकाले, आते ही 4 पुस्तकें 4 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, ऐसा कदापि नहीं। केवल 2 पुस्तकें ले लें, इनमें से 4 ही बिंदु, इसीलिए 2 पुस्तकें पर्याप्त है। इसके बाद में जो अगला विषय जो अपना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्रतियोगिता साहित्य सीरीज, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज नेट भाग 2, ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय पुस्तक है। जब हिंदी साहित्य को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया था तब सबसे पहले इसी पुस्तक का अध्ययन किया था, और वाकई उससे एक आधार भूमि बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। तो अभी भी जो विद्यार्थी सीधा चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर ये सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे है, चाहे दृष्टि वाली पुस्तक है, उनसे शुरुआत करने के अपेक्षा यदि आप इस पुस्तक से शुरुआत करते हैं तो आपको हिंदी साहित्य की जो आधार पृष्ठभूमि है और जो आधारशिला है और एक सामान्य समझ है वो बहुत अच्छे से निर्मित होती है। आपने दृष्टि पढ़ी, आपने सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ी, आपने पुनीत राय पढ़ी, अगर प्रारंभ उनसे किया तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना प्रारंभ किया तो भी आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने डॉक्टर नगेंद्र को अगर पढ़ना प्रारंभ किया है तो बहुत मशक्कत के बाद में आपके समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे कथन है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक बार इस पुस्तक का आप अनिवार्यतः अध्ययन करें, एक बिंदु ले, बहुत अच्छी समझ विकसित होगी, बहुत अच्छे से इसमें प्रवृत्ति मूलक चीजों को बहुत अच्छे से दर्शाया हुआ है, उसको ले सकते हैं एक पुस्तक के रूप में। दूसरा, आप अगर कोई गाइड वगैरह पढ़ रहे हैं तो उससे आप काम चला ले, ये 2 पुस्तकें हो सकती है। तीसरा, अगर आप लेना चाहे तो पुस्तक के रूप में गाइड, अगर गाइड की जगह आप चाहें तो जैसे दूसरी पुस्तक के रूप में ले, या तो कोई गाइड अगर उससे काम चला ले, गाइड नहीं तो दृष्टि नेट की जो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, हिंदी के भाग को लेकर, इस पुस्तक को आप अध्ययन कर सकते हैं। और ये इतनी गजब की पुस्तक है दोनों ये, इन पुस्तकों से आप प्रथम श्रेणी पुस्तक परीक्षा में भी अपनी बहुत अच्छे से उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, और नेट और जेआरएफ के लिए भी बहुत अच्छी पुस्तकें, दोनों पुस्तकें से नेट, प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक दोनों बहुत, तीनों भर्ती प्रक्रिया। ये यथार्थ मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे तो मैं मूल पुस्तकों को ही सीधा आप पर थोप सकता था, तथापि मैंने गाइडों पर भी विश्वास किया, ऐसी बात नहीं है। ये 2 पुस्तकें प्रचलित, आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। अब है संदर्भ पुस्तकें के रूप में साथियों अगर पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहली पुस्तक है। दूसरी, अगर संदर्भ पुस्तकों में लेना चाहे तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से ही डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल,
हरदयाल द्वारा संपादित अच्छी खासी मोटी पुस्तक है, ये पढ़ सकते हैं। पुनश्च मैं अपने विषय को लौटता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। मैं आपको दिग्भ्रमित करना मेरा कदापि उद्देश्य नहीं है। सदैव विद्यार्थियों को मार्ग प्रशस्त करना ही मेरा सदैव से प्रारंभ से उद्देश्य रहा है। भटकाव कभी नहीं करना है। आप समझे कि अगर ये दो पुस्तकें हैं, अगर आपको लगता है इन दो पुस्तकों से ही पढ़ना है मेरे को और मेरी अच्छी लगभग संतोषजनक चयन हो जाएगा आपका, मैं कह सकता हूँ अगर ये दो पुस्तकें भी आप पढ़ेंगे तो चयन हो जाएगा। इस पुस्तक को पढ़ने से चयन होगा या नहीं होगा, इसमें भी प्राबल्य है और बहुत अच्छे से सामग्री दे रखी है। विद्यार्थियों ने इस पुस्तक से भी चयन प्राप्त किया। तथापि मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान की जो भर्ती प्रक्रिया है उसके अनुरूप तैयारी करने के लिए दो स्रोत सामग्री आवश्यक और अनिवार्य रूप से आप सृजित करें। पहला ये, दूसरा ये। अगर समय है और आपको लगता है नहीं मुझे तो मूल पुस्तकों की ओर मेरी दृष्टि जाती है बारंबार, तो फिर आप इस वाले भाग को वरीयता प्रदान कर सकते हैं। चाहे आप इस वाले को, ये भाग 1 है और ये भाग 2 है, आप चाहो तो दो पुस्तकों के रूप में प्रतियोगिता साहित्य सीरीज नेट और दृष्टि की दो गाइडों से काम चला लो। आपको लगता है नहीं मुझे तो मूल पुस्तकें पढ़नी थी, ये दो पुस्तकें। पर आप ध्यान रखिए साथियों, जब भी आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो मेरा दृष्टिकोण कहता है तो आप सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे विषयों को लेकर एक अच्छी समझ विकसित कर रखी है। उसके उपरांत आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पढ़ सकते हैं, क्योंकि शुक्ल प्रथम बार में पढ़ने से समझ में नहीं आती। शुक्ल पढ़ने से पहले या तो आप इस पुस्तक को पढ़ चुके हो, या तो ये पुस्तक पढ़ चुके हो, या नगेंद्र वाली पुस्तक को आपने सामान्यतः बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर उसके उपरांत आप शुक्ल को पढ़ो। और जब आप शुक्ल का अध्ययन करेंगे तो आपको रसानुभूति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, साधारणीकरण होगा, आनंद का अतिरेक आपको प्राप्त होगा। क्योंकि पुस्तक में जिस रूप में इन्होंने आलोचनात्मक अपने कथनों को व्यक्त किया, वाकई शुक्ल जी के इस प्रज्ञा बुद्धि को सशत नमन एवं वाकई उनके प्रति एक गहन कृतज्ञता हृदय से व्यंजित होती है साथियों। क्योंकि ये ईश्वर ने इनको जो प्रज्ञा शक्ति दी है, प्रतिभा शक्ति दी है, वस्तुतः हिंदी साहित्य के तात्कालिक समय में इतने आलोचनात्मक प्रखर दृष्टि किसी में नहीं होगी। अपनी प्रज्ञा शक्ति तो इन्होंने पूरे साहित्य के इतिहास को समेटने का प्रयास किया, और ये पुस्तक दोनों मील का पत्थर है अपने आप में। इसीलिए तो गणपति चंद्र इनके संदर्भ में गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि इससे पूर्व के जो इतिहास है वो फीके, और इनके बाद रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास वो मील का पत्थर सिद्ध होता है। साथ ही ये दो पुस्तक पढ़ ले या ये पढ़ ले, अगर प्रतियोगिता साहित्य सीरीज पढ़ ले गाइड पढ़ ले, या प्रतियोगिता साहित्य सीरीज और नोट्स है वो पढ़ ले, या अगर नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो इन तीन में से दो का चयन करके आप पढ़ लें आराम से। और आपको लगता है तो फिर आपकी श्रद्धा शक्ति जितनी, आपकी प्रज्ञा जितनी, आपका सामर्थ्य है उस अनुरूप आप पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इनमें से दो ही पुस्तकें पढ़ने, अधिक नहीं पढ़नी। अच्छा, इनमें से अगर ये पुस्तक पढ़ लें और शुक्ल पढ़ ले तो भी काम चल जाएगा। एक आप तो केवल नेट वाली पुस्तक पढ़ लें, इनमें चार में से दो पुस्तकों का चयन करना है। आप चाहे तो नेट वाली पुस्तक का और शुक्ल जी की पुस्तक का भी चयन कर सकते हैं, दो पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। अब है आगे साथियों गद्य एवं पद्य पाठ। गद्य एवं पद्य पाठ है, इनके लिए मुझे नहीं लगता आपको मूल पुस्तकें एक एक को इकट्ठा करना बड़ा जटिल और बड़ा क्लिष्ट कार्य है, कठिनता से युक्त कार्य है। तो आप प्रयास करें, गाइड वगैरह प्रत्येक विद्यार्थी लाता है, जो गाइड आप लेके आए उस गाइड में से जो अंदर जो अंतर वस्तु है उससे तैयार कर लें, या तो वो गाइड वगैरह है उससे, या डॉक्टर विवेक शंकर है, डॉक्टर विवेक शंकर ने अलग से एक पृथक पुस्तक निकाल रखी है। विवेक शंकर जी ने एक अच्छी पुस्तक निकाल रखी है, तो डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं गद्य एवं पद्य पाठ के लिए। वरिष्ठ अध्यापक, राजस्थान लोक सेवा आयोग वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती के लिए एक ये अपने गद्य एवं पद्य पाठों के लिए एक पुस्तक निकाल रखी है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये दो में से आप इच्छा अनुसार आप विषय सामग्री का चयन कर सकते हैं। दो में से दोनों को मंगाना चाहिए, जैसे ये तो गाइड तो रहेगी सही, और इसको आप मंगा सकते हो, एक ही पुस्तक है, इसमें सारी सामग्री आ जाएगी। आगे है साथियों शिक्षण, हिंदी शिक्षण विधि। हिंदी शिक्षण विधियों के लिए कोई पृथक से जो यथार्थ है साथियों, ना तो मैंने कभी इसको भी मैंने कभी पढ़ा नहीं है। मूल पुस्तकें इकट्ठे करना बड़ा जटिल और समस्यात्मक कार्य रहता है, तो आप प्रयास करें इसके लिए ना। मैंने कितने ही गाइडों वगैरह से पढ़ के काम चलाया, इसमें से बहुत अच्छी सामग्री मिल भी जाती है। या नेट वगैरह आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं, क्रोम का उपयोग करके कुछ विशेष सामग्री, नए शोध वगैरह इस पर कोई प्रकाशित हो रहे हैं तो वो देख सकते हैं। बाकी ज्यादा श्रेष्ठ ये रहेगा कोई भी दो गाइड है, 1 और 2, गाइड 1
इसके संदर्भ में जो प्रचलित पुस्तक है और गाइड 2 अलग से कोई निकल रही हो, ये 2 आप पढ़ सकते हैं। चाहो आप भले 2 कोई भी ले लो, फर्स्ट रैंक ले लो, लक्ष्य ले लो, शिकवाल वगैरह कुछ भी, और भी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं इन गाइडों के बारे में। 2 जगह से आप शिक्षण विधियों को लेकर आप अपनी विषय सामग्री को सज्ज कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं और चयन योग्य सामग्री तैयार कर सकते हैं। 2 जगह से लो, कोशिश करो एक को अच्छे से पढ़ो और दूसरी की सामग्री को पहले में स्थान प्रदान कर लो जो भिन्न रूप में निकल रही, या हो सकता है दोनों को ही एक नोट्स रूप में एक पुस्तक में आप उसको उतार सकते हो। तो ऐसा करके पुस्तक सूची के संदर्भ में मैंने आपको अवगत कराया है साथियों, और मुझे लगता है वीडियो बड़ा भी हो गया है, तो इस संदर्भ में अब ज्यादा रणनीति के संदर्भ में और चर्चा करेंगे साथियों। फिलहाल आप इन पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ करें। जल्द मैं इनकी रणनीति के संदर्भ में और कुछ विशेष सामग्री बताए जाने योग्य है तो मैं बताऊंगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए मूल पुस्तकों से निर्मित और एकदम जो विषय सामग्री है जो प्रामाणिकता से युक्त, उसके माध्यम से अध्ययन करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज निःशुल्क रहेगी, आपको शाम पट कार्य की पीडीएफ मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए ये मोबाइल अंक दे रखे हैं, तो ये आपको उपयुक्त लगता है तो मुझसे जुड़ सकते हैं साथियों। और अगर आपको उपयुक्त लगता है, अनिवार्य लगता है और आपको कोचिंग करनी है और मेरे पढ़ाने की शैली आपके दिमाग के साँचे में अगर संतुलित रूप से सही से व्यवस्थित हो जाती है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।